Good morning, all of you. Now we start our second part, crop improvement and animal husbandry. The systematic application of basic agriculture practice and new technique in crops production can give good yield every season. हम एक क्रमबद्ध तरीके से फसलों को उगाना और नई तकनीकों का उपयोग करना अपनी फसलों में, इससे हम हर सीज़न में अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं अपनी फसलों से। जैसे कि सिलेक्शन ऑफ इम्प्रूव्ड वैरायटी, अच्छी से अच्छी वैरायटी का चुनाव करना, सिलेक्ट करना उसको। क्रॉप रोटेशन का यूज़ करना, मतलब एक फसल के बाद हम दूसरी फसल जब लेते हैं तो वही फसल ना लें, कोई दूसरी फसल उसमें हम ले खेत में, फिर उसके बाद फिर ऐसे उसका रोटेशन बना लें। मिक्स फार्मिंग, एक साथ कई फसलों को लेना एक ही खेत में, मिक्स फार्मिंग कहलाता है। और ये वो टेक्निक्स हैं, इससे हम अपनी जो प्रोडक्शन है, क्रॉप्स प्रोडक्शन है, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स इन 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में क्रॉप्स आर बीइंग गिवन डिजायर्ड फीचर्स बाय मॉडिफाइंग देयर जेनेटिक मटेरियल, मतलब फसलों के आनुवंशिक सामग्री को संशोधित करके हम उनकी पैदावार, उनका प्रोडक्शन है, उसको बढ़ा सकते हैं। और इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स हैविंग फीचर्स दिस कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल नेचुरली, और उनमें फसलों में वो फीचर्स आते हैं जो नेचुरली हमें नहीं मिल सकते। दिस इज डन इन देयर स्टेप्स, और ये कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करने से ये काम ये हम फसलों में कर सकते हैं। सिलेक्टिंग द क्रॉप्स हैविंग डिज़ायर्ड कैरेक्टर, हम उस फसल को सिलेक्ट करें जिस तरीके के हमें उनसे फीचर्स चाहिए, कैरेक्टर चाहिए। आइसोलेट द जेनेटिक कंपोनेंट्स ऑफ दैट क्रॉप्स, उस क्रॉप्स के जो जेनेटिक कंपोनेंट्स हैं, जो आनुवंशिक सामग्री है, उसको आइसोलेट करके रखें, उसको अलग रखें। इंसर्टिंग दिस कंपोनेंट्स इनटू द क्रॉप एंड ग्रोइंग द क्रॉप्स इन फील्ड। इंसर्टिंग दिस कंपोनेंट मतलब इन कंपोनेंट्स जो हैं इनको क्रॉप्स में डालें या इंसर्ट करें, एंड ग्रोइंग द क्रॉप्स इन द फील्ड, और उस क्रॉप्स को अपनी फील्ड में उगाएं। द प्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंस कॉटन क्रॉप्स, जो प्रोडक्शन होता है, वो जो प्रोडक्शन है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस हो, मतलब उसमें कीड़े वगैरह ना लगे। कॉटन क्रॉप्स कॉल्ड बाय कॉटन, बीटी कॉटन, जैसे कि उसमें कॉटन क्रॉप्स में एक बीटी कॉटन उसका वैरायटी आती है, उसका यूज करें जिसमें वो इंसेक्ट रेजिस्टेंस वैरायटी होती है। बाय दिस प्रोसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्निक, ये कमर्शियल एप्लीकेशन होता है, टेक्निक है। इसके बाद बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द रियरिंग ऑफ एनिमल्स इज नॉन एज एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर की वो ब्रांच जिसमें जानवरों को पाला जाता है, रख रखाव किया जाता है, एनिमल हस्बेंड्री कहलाती है। Though plants are primary sources of food and other things for human beings, but animals also provide us many useful food items like milk, eggs, meat, etc. प्लांट्स तो हमारे प्राइमरी सोर्सेज हैं ही फूड के लिए, बट इसके अलावा एनिमल्स से भी हमें फूड मिलते हैं, जैसे कि मिल्क है, बटर है, एग है, मीट है, एक्सेट्रा। ऑल डोमेस्टिकेटेड एनिमल यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड लिवस्टॉक। जितने भी डोमेस्टिकेटेड पालतू जानवर हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं, उनको ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा यूज किया जाना लिवस्टॉक कहलाता है। इसके बाद डेयरी फार्मिंग। डेयरी इज द प्लेस
वेयर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आर सोल्ड। डेयरी वो प्लेस होता है, वो जगह होती है जहाँ पर दूध और दूध से बने हुए उत्पाद को बेचा जाता है। द मिल्क याइल्ड एनिमल्स सच एज काउज, बफेलोज एंड गॉड्स आर नॉन एज मिल्क एनिमल एंड देयर रियरिंग इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग। जो द मिल्क याइल्ड मतलब जो दूध का उत्पादन होता है और उनसे रिलेटेड जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि काउ है, बफेलोज है, गॉड्स है, आर नॉन एज मिल्क एनिमल, उनको क्या कहते हैं, उनको मिल्क एनिमल बोलते हैं। एंड देयर रियरिंग और उनको देयर रियरिंग इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग, और इनका रख रखाव या उनको पालना क्या कहलाता है, डेयरी फार्मिंग। मिल्क एनिमल मस्ट बी गिवन लेग्यूमिनस फॉडर विच इज रिच इन प्रोटीन। मिल्क एनिमल्स को लेग्यूमिनस फॉडर देना चाहिए, जो चारा होता है उनका लेग्यूमिनेसी फैमिली का होना चाहिए, जिससे कि उनको प्रोटीन मिल सके। इसके बाद पोल्ट्री। पोल्ट्री फार्मिंग और रियरिंग ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स लाइक हैन, चिकन इज डन इन द पोल्ट्री फार्म्स। जो पोल्ट्री फार्म्स होती है इसके अंतर्गत हम हैन, चिकन, डक्स इन सभी को पालते हैं और इस जगह को क्या बोलते हैं, पोल्ट्री फार्म। दीज बर्ड्स आर वेरी यूजफुल इन मैनी वेज। ये बर्ड्स जो होते हैं वो बहुत यूजफुल होते हैं कई तरीक़ों से। हैन प्रोवाइड्स एग एंड मीट। हैन से हमें क्या मिलता है, एग और मीट। चिकन प्रोवाइड अस मीट, चिकन से भी हमें मीट मिलता है। मीट इज रिच इन प्रोटीन एंड फैट्स, और मीट प्रोटीन और फैट्स से रिच होता है, मतलब बहुत अच्छी मात्रा में उससे हमें प्रोटीन और फैट मिलता है। फिशरी, फार्मिंग ऑफ फिश इज कॉल्ड फिशरी, मतलब फिश से रिलेटेड जो फार्मिंग होती है या मछलियों से रिलेटेड जो व्यवसाय होता है उसको फिशरी कहते हैं, और या उसको पेशी कल्चर भी कहते हैं। एक्वाकल्चर is the farming of aquatic organisms such as fish, mollusca, prawn, crabs। जो एक्वाकल्चर होता है वो फार्मिंग, एक्वाकल्चर इज अ फार्मिंग, एक्वाकल्चर एक तरह की क्या होती है, फार्मिंग होती है ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। जो किसके लिए होती है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, मतलब जो पानी में रहने वाले जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनसे रिलेटेड जो फार्मिंग होती है वो होती है एक्वाकल्चर। सच एज फिश, जैसे कि फिश है, मोलस्का है, प्रावन है, क्रैब्स एक्सेट्रा। इसके बाद एपीकल्चर। द रियरिंग ऑफ हनी बीज इज नॉन एज एपीकल्चर, मतलब मधुमक्खी पालन जो होता है वो कहलाता है एपीकल्चर। इट इज़ डन ऑन लार्ज स्केल इन फार्म्स, और ये बड़े बड़े फार्म्स में बड़े पैमाने पर किया जाता है। द हनी बी प्रोड्यूस हनी विच इज रिच इन मिनरल्स एंड शुगर। हनी बी से हमें क्या मिलता है, वो क्या प्रोड्यूस करती है, हनी, जो कि मिनरल्स और शुगर से भरपूर होती है। दे सक द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स विथ द हेल्प ऑफ विच हनी इज प्रोड्यूस। वे फूलों से नेक्टर को चूसती हैं और जिससे वो हनी प्रोड्यूस करती हैं, हनी बनाती हैं। इससे हमें शहद जो कि वो बनाती हैं वो मिलता है। तो ये हमारा दूसरा जो पार्ट आज के चैप्टर का था वो फिनिश हुआ, और इसके बारे में जो एक्सरसाइज है वो हम कल फिर करवाएंगे, और इस चैप्टर को डिटेल में आपको